हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS गेटवेज। यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो आज एग्ज़ाम हुआ है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, उसके पेपर 1 के सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन को मैं यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में मैं टेक्निकल पोर्शन के 25 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा और सब्सिक्वेंटली 1 बाय 1 वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा। सो जो फर्स्ट 25 क्वेश्चंस हैं इस पेपर 1 के सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 26। जो 25 क्वेश्चन थे वो हिंदी के थे। जो 26 क्वेश्चन से हमारा टेक्निकल पोर्शन स्टार्ट है। सो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज डीप बीम्स आर डिजाइंड फॉर। ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में गुप्ता एंड गुप्ता के कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर मैंने बताया था कि जो हमारी डीप बीम्स है वो हमारी बेंडिंग मोमेंट के लिए हम डिजाइन करते हैं और शियर फोर्सेस के लिए चेक करते हैं। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप रेफर कर सकते हो वीडियो सॉल्यूशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमारी एक बीम दी हुई है, कैंटिलीवर बीम, जिसमें डिफरेंट तरीके के मोमेंट्स और लोड्स लगे हुए हैं और हमें कहा गया है कि नेट कपल मोमेंट हमारा कितना होगा। तो सभी मोमेंट, सभी फोर्सेस, चाहे वो पॉइंट लोड्स हैं, हमारे एक्सियल फोर्सेस हैं, उन सभी की वजह से जो हमारा नेट कपल मोमेंट आप कैलकुलेट करोगे तो वो हमारा निकल कर आएगा 460। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, नन ऑफ दीज होगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वजह से हमारा 200 की वजह से और 0.3 हमारी लीवर आर्म होगी, उसकी वजह से हमारा 60 न्यूटन यहां पर आएगा। इस वाले फिक्स सपोर्ट में हमारा इस लोड की वजह से 500 न्यूटन का जो लोड है 1500 न्यूटन मीटर आएगा। और जो हमारी ये वाली फोर्स लग रही है, रिजल्टेड फोर्स 100 है और 100 × 6, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में हमारा 600 का आएगा। तो रिजल्टेंट इस फिक्स्ड एंड पे हमारा 900 न्यूटन मीटर हो जाएगा। और यहां पर हमारा सेंटर पे जो मोमेंट है वो 500 न्यूटन मीटर लग रहा है और इस फ्री एंड पे 60 मीटर। जब आप मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो हमारा जो रिजल्टेंट नेट कपल मोमेंट आएगा इस बीम पे वो आएगा 460 न्यूटन पर मीटर, जो कि नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, बेसिकली जिनका हमारा जनरली जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है ग्रेटर देन हमारी 40 मेगा पास्कल हम ले लेते हैं, वहां पर हम वाटर रिड्यूसिंग एजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर्स यूज करते हैं, जिसमें हमारा मेन टारगेट रहता है टू रिड्यूस द वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, लेस देन 0.3 तक हम जाते हैं तो हम वाटर रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स है उनका यूनिट वेट हम क्या लेते हैं, उसकी रेंज क्या होती है इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो जो हमारा कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स है इसके स्पेसिफिकेशंस जो है हमारे IS 1077 से गवर्नड है और यूनिट वेट के लिए आपको IS 875 पार्ट 1 आप रेफर करोगे, वहां पे डिफरेंट मटेरियल्स के डेड वेट यूनिट वेट्स दिए हुए हैं, जहां पर आप देखेंगे कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स जिनकी जो स्ट्रेंथ है हमारी 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इनकी हम स्ट्रेंथ लेते हैं। इससे ज्यादा स्ट्रेंथ वाले ब्रिक्स को हम हैवी ड्यूटी क्ले ब्रिक्स बोलते हैं। तो इन कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स की जो स्ट्रेंथ है, यूनिट वेट है, वो 15.7 से लेके 18.85 तक होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। और जो हैवी ड्यूटी ब्रिक्स है उनकी हमारी यूनिट वेट जो होती है वो हमारी 24.5 किलो न्यूटन पर मीटर होगी, क्यूब लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक एलिमेंट है हमारा ब्रिटल मटेरियल का बना हुआ है, विच इज सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस एंड क्रैक प्रोपोगेशन इफ अकर्स विल बी इंक्लाइंड टू साइड्स ऑफ एलिमेंट एट 45 डिग्री। ये आप सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। जो हमारा कमर्शियल सक्सेसफुल फाइबर है, जो कि हम फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट में लेते हैं, वो हमारा होता है एस्बेस्टस सीमेंट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो सिलेंडरनेस रेशियो है, कंपोनेंट कॉलम जो हमारा लैटाइज कॉलम में बन रहा है उसका सिलेंडरनेस रेशियो हम लिमिट करते हैं 50 या 0.7 टाइम्स द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ कंप्लीट कॉलम में। जो वैल्यू लेसर है वो लेंगे, बट यहाँ पे और टर्म्स कंडीशंस नहीं दी हुई है, तो हमारी 50 को हम लिमिट कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिटेनिंग वॉल के लिए। तो बेसिकली वी विल अज्यूम कि इट इज अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। इसमें से ये वाला आपका जो है ये हील स्लैब हो जाएगा और ये हमारा टो स्लैब हो जाएगा। और यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज अर्थ।
तो हमारा जो लेटरल प्रेशर आएगा उसकी वजह से हमारा टेंसाइल स्ट्रेसेस इसके अर्थ में जो की तरफ फेस है, जो मैंने वीडियोस में भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में बताया था कंक्रीट स्ट्रक्चर के गुप्ता, हमारा जो रेनफोर्समेंट आएगा वो टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस आएगा। टो स्लैब में हमारा बेंडिंग जो होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो हमारा टेंसाइल स्ट्रेसेस जो आएंगी बॉटम में आएंगी, और हील जो होगा वो हमारा बॉटम की तरह डिफ्लेक्ट करेगा, हमारा जो रेनफोर्समेंट आएगा वो टॉप पोर्शन में आएगा। तो अगर देखते हैं इन द हील स्लैब ऑफ रिटेनिंग वॉल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द स्लैब। तो मैंने आपको बताया जो हील स्लैब है हमारा विच इज टुवर्ड्स द अर्थ, जहां पर रिटेन्ड है, वो हमारा डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है टॉप फाइबर में आ रही की तरफ आ रही है, तो हमारा रेनफोर्समेंट जो होगा हील स्लैब में बॉटम में टॉप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इन द स्टेम ऑफ रिटेनिंग वॉल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड नियर द अर्थ साइड, बिल्कुल सही है। टो स्लैब में हमारा जो रेनफोर्समेंट है वो बॉटम साइड में प्रोवाइड करते हैं, तो बी और सी स्टेटमेंट सही हो गए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, कर्व के डायग्राम में जो एरिया होता है वो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं उससे, दैट इज नोन एज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या रिक्वायर्ड टू कॉज द फेलियर ऑफ दैट मटेरियल, और जो उसका हमारा टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ टफनेस। ठीक है, जिसमें हमारा इलास्टिक कर्व और प्लास्टिक कर्व की रेंज के अंदर जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर टोटल कर्व के अंदर आ रहा है दैट विल रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज द फेलियर एंड इट इज आल्सो डिफाइंड एज द मॉडुलस ऑफ टफनेस। जो प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्ले की दैट आर ड्यू टू द एब्जॉर्ब वाटर, जब भी हम पानी मिक्स करते हैं क्ले में तो ड्यू टू ए थिन फिल्म ऑफ एब्जॉर्ब वाटर अराउंड द क्ले पार्टिकल्स दैट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी ड्यू टू द क्ले। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारी, जिसका जो स्पैन कॉन्फ़िगरेशन है वो 5 मीटर का है, और हमारा लेफ्ट सपोर्ट से एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है 50 किलो न्यूटन का, जो कि हमारा 3 मीटर दूर है, और हमसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट लोड के नीचे हमारा डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो हम ये 3 मीटर जो है वो ए मान लेते हैं लेफ्ट सपोर्ट से दूरी, और लोड से राइट सपोर्ट हमारा बी दूरी पे है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज गिवन बाई डेल्टा अंडर द पॉइंट लोड इज गिवन बाई पी बी ए डिवाइडेड बाई 6EI मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मल्टीप्लाइड बाई L स्पैन ऑफ द बीम, ब्रैकेट में L स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यह फॉर्मूला याद रखेंगे। ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू आपकी मैंने आपको बताया 3 मीटर हो गई, यहाँ से पॉइंट लोड लेफ्ट सपोर्ट से कितना दूर है, और बी की वैल्यू 2 मीटर है, एल की वैल्यू 5 मीटर है, और EI आपको एज इट इज यूज करना है, और P हमारा 50 किलो न्यूटन है। आप इन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे तो यू विल गेट 120/EI एज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम फॉर प्रोजेक्ट एज अ होल, यहाँ पे कंप्लीट प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। कंप्लीशन पीरियड ऑफ कंप्लीट प्रोजेक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज है किसी भी प्रोजेक्ट की, उनके टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन हम अज्यूम करते हैं पर नेटवर्क में एज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बट एज अ कंप्लीट प्रोजेक्ट टाइम कंप्लीशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से डिपिक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ट्रस में डिफ्लेक्शन है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द एक्सियल रिजिडिटी विच इज गिवन एज A into E. A is the area of cross section, E is the modulus of elasticity of the material. तो जो ट्रेसेस हैं बिकॉज द लोड्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू एक्सियल फोर्सेस, टेंशन और कंप्रेशन, इस वजह से जो फ्लेक्चरल रिजिडिटी यानी EI है, बेंडिंग की वजह से लोड्स हमारा ट्रस कैरी नहीं कर रहा है, इस वजह से दैट इज नेग्लेक्टेड। सो डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस ओनली डिपेंड्स अपॉन द एक्सियल रिजिडिटी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मेथड्स हैं हमारे प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस में। पहला मेथड ए है, इसमें कहता है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीजेस इफ टाइम ड्यूरेशन इज आइदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ये हम एज्यूम करते हैं हमारे CPM मेथड में, जहां पर हमारा जो कॉस्ट है वो हमारा डायरेक्ट कंट्रोलिंग फैक्टर है, जहां पर हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा कॉस्ट है वो हमारा टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, और जब भी हम अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट को इंक्रीज करें, मतलब इंक्रीज होगा जब भी हम अपना टाइम ड्यूरेशन कम या ज्यादा करेंगे। तो इससे पता चलता है कॉस्ट हमारा टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, कॉस्ट आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी अगर आप टाइम को रिड्यूस या ज्यादा करोगे। लेकिन पर्ट में हमारा क्या है, टाइम हमारा कंट्रोलिंग फैक्टर है, जहां पर हम ये अज्यूम करते हैं कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमारा जो मेथड ए है वो CPM है, मेथड बी जो है वो पर्ट है। तो CPM पर्ट जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द रिएक्शन ऑफ द हिंज एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन L। तो हम जब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाएंगे इसका तो इट विल रिप्रेजेंट लाइक दिस। तो इसके अंदर जो एरिया आएगा, मैं अभी डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलरली चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर दे, आई विल शेयर इट विद हिम। सो करेक्ट आंसर जो आएगा 3L/8 आएगा। यू हैव टू, ये डिफ्लेक्शन प्रोफाइल जो आएगी आप यहाँ पे ऑर्डिनेट निकाल लेंगे, L³/3I आ जाएगा और इसको यहाँ पे एक एलिमेंट लेके इंटीग्रेट कर देंगे तो यू विल गेट द एरिया अंडर द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। कंक्रीट कैन बी पम्प्ड अप टू अ डिस्टेंस विदाउट एनी लॉस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। तो जो भी हमारी कंक्रीट में पंपिंग की जो रेंज है वो डिपेंड करेगी कि हमारा पाइप का डायमीटर कितना है, किस टाइप का पंप यूज कर रहे हैं। बिकॉज हाई प्रेशर पंप्स हम यूज करेंगे तो वहाँ पे कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। जनरली हमारे दो तरीके के जो पंप्स हैं उसमें स्क्वीज पंप्स हैं और दूसरा है पिस्टन पंप्स। तो स्क्वीज पंप्स में जो जनरली रेंज देखी गई है वो 90 मीटर्स हॉरिजॉन्टल रेंज है और वर्टिकल रेंज हमारी 30 मीटर है। और जो प्रेशर पंप्स हैं, जो पिस्टन पंप्स हैं, उसमें अप टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम 1000 मीटर तक इफेक्टिवली पंप कर लेते हैं और वर्टिकली हम 120 मीटर पंप कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई है। तो मैक्सिमम लिमिट जो है विल अज्यूम कि इट इज बीइंग आस्क्ड फॉर हॉरिजॉन्टल लेंथ, तो वी कैन गो फॉर 350 मीटर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनल रेडियस ऑफ द बेंड फॉर हुक्स फॉर डिफॉर्म्ड बार शुड बी फॉर माइल्ड स्टील। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे कि जब IAS 456 आप पढ़ते हैं वहां पर जो हमारा बेंड बनता है उसका जो इंटरनल रेडियस है दिस इज R। इसका इंटरनल रेडियस डिपेंड करता है कि हमारा जो ये बार है वो किस टाइप की स्टील का है। अगर हमारा ये प्लेन बार हो सकता है, एंड प्लेन बार जो होंगे वो जनरली हमारे माइल्ड स्टील के होंगे, और जो हमारे डिफॉर्म्ड बार्स हैं, डिफॉर्म्ड बार्स जो होंगे वो कोल्ड वर्क्ड होंगे, हाई यील्ड स्टील जहां पे कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। तो डिफॉर्म्ड बार्स के लिए बात कर रहा है यहाँ पर, और ये माइल्ड स्टील के भी बात कर रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट बिकॉज डिफॉर्म्ड बार की बात इसने कर ली है तो विल गो फॉर डिफॉर्म्ड बार के लिए इंटरनल रेडियस हमारा मिनिमम जो होना चाहिए दैट शुड बी एटलीस्ट 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ दैट बार। एंड प्लेन बार्स अगर बात करता, प्लेन बार्स ऑफ माइल्ड स्टील, तब हमारा 2.5 हो जाता, 2 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। तो 4 टाइम्स विल बी दी मोर अप्रोप्रिएट आंसर। बट यहाँ माइल्ड स्टील की वर्ड यूज करके इनको उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है। ये वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज माइल्ड स्टील मीन्स लो कार्बन कंटेंट, बट वहां पर हमारी प्लेन सरफेस नहीं दिया हुआ है, डिफॉर्म दिया हुआ है। तो वी विल गो फॉर ऑप्शन सी एज 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्टिकुलर मटेरियल में हमारा जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, यानी G है जो वो K के बराबर है, मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस। तो पॉइजन्स रेशियो हमारा कितना होगा? वी हैव 2 इक्वेशंस, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, और अनदर इक्वेशन इज E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट करेंगे तो वी विल गेट म्यू इज इक्वल टू 1/8। K और G को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वल है बिकॉज कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स द कॉम्पैक्टिव एनर्जी इज यूज्ड इन IS हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो IS हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट में जो कॉम्पैक्टिव एनर्जी होती है वो 4.55 से 4.56 टाइम्स दी एनर्जी यूज्ड इन IS लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। CPM नेटवर्क जहां पे बेसिकली 2 एस्टिमेट होते हैं, हमारा एक नॉर्मल एस्टिमेट होगा CPM नेटवर्क में, और दूसरा हमारा क्रैश एस्टिमेट होता है। तो जहां पे एब्सोल्यूट मिनिमम टाइम के अगेंस्ट में किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम हम एस्टिमेट कर रहे हैं दैट इज नोन एज क्रैश एस्टिमेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बीम है हमारी, सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो RA रिएक्शन है, VA और VB जो रिएक्शन है ये इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2 यूज करेंगे कि VA प्लस VB जो है वो क्या है, 4P प्लस W है वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए। एंड मोमेंट इक्विलिब्रियम के लिए हम विल टेक मोमेंट अबाउट A बिकॉज हिंज्ड एंड एट इक्विलिब्रियम मोमेंट जो होगा 0 होगा। VB मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 4P मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस W इंटू 8। अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे और VA और VB को इक्वल रखेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी W की, इस लोड की, वो हमारी 4P5 आ जाएगी। तभी हमारे दोनों सपोर्ट जो होंगे इक्वल होंगे।
फिलेट वेल्ड ज्वाइंट में जो वीकेस्ट एरिया होता है थ्रोट होता है, बिकॉज वहां पर हमारी मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वेल्ड का, जहां पर टेंसाइल स्ट्रेसेस जब एक्ट करेंगी तो फ्रैक्चर हमारी होने की वहीं सबसे ज्यादा चांसेस होता है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन हमारा जो होता है वो क्लेस के लिए सबसे कम होता है। एरेटेड कंक्रीट जो होती है वो हमारी जो हम प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, वहां पर हम मेटल पाउडर इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करके हम उसमें एरेटेड कंक्रीट प्रिपेयर कर लेते हैं। विच थ्योरम प्रिंसिपल में भी स्टेटेड दैट नेट एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम एंड द रिजल्टेंट रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। इस थ्योरम को हम डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल बोलते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट है आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस इन डिटेल। जो भी क्वेश्चंस में डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत होगा वो मैं अलग से डिटेल डिस्कशन कर लूंगा विथ रेफरेंसेस। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।